हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया था और उसमें काफ़ी सारे टॉपिक जो है हमने क्लियर किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किए जाए, ठीक है। बट इसका मीनिंग ये नहीं होता है। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर परफॉर्म नहीं करने हैं, ठीक है, परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि ओल्ड जो एग्रीमेंट हुआ है, ओल्ड जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें म्यूचुअल कंसेंट का मीनिंग होता है, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट अगर दोनों पार्टीज का है तो वो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो देखिए, फर्स्ट है नोवेशन, ठीक है, जिसको कहा जाता है नवीनीकरण। नोवेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम जो दोनों पार्टी है म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एग्री होकर, ठीक है, दोनों पार्टी म्यूचुअल एग्री हो जाती है वो पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बदल के नया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको कहा जाता है नोवेशन, ठीक है। मान लीजिए कि ए एंड बी के बीच कोई एग्रीमेंट होता है। ए कहता है कि मैं तुम्हें 100 kg गेहूं दूंगा, ठीक है। बट फिर क्या होता है कि अगर ए जो है वो कह दे कि मैं तुम्हें गेहूं नहीं, मैं तुम्हें चावल दूंगा, ठीक है, चावल दूंगा, ठीक है। और बी जो है उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो भी गेहूं वाला जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी एग्रीमेंट था, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसने कहा क्या कहा, मैं तुम्हें 100 kg क्या दूंगा, चावल दूंगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है नोवेशन। अब नोवेशन में क्या होता है, नवीनीकरण, जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वही अब क्या होगा, लीगली माना जाएगा। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट पुराना वाला जो है वो दोनों पार्टी क्या होगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब नोवेशन में क्या होता है, एक कंडीशन ये भी है कि जो न्यू पार्टी बनती है, ठीक है, जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ये राइस वाला, उसमें पार्टी जो है चेंज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। पुरानी जो पार्टी है वो भी कंटिन्यू हो सकती है, या तो फिर कोई अनदर पार्टी भी इसमें इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। तो नोवेशन मीन्स के नवीनीकरण, जिसमें पुराना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल होकर नया कॉन्ट्रैक्ट जो है बनता है। फिर आता है रेजिजन। रेजिजन का मतलब होता है कि दोनों पार्टी जो है अपनी लियाबिलिटी को क्या कर देती है, डिस्चार्ज कर दे। म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से अगर दोनों पार्टी जो है अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाए तो उसे कहा जाता है रेसिजन। यानी कि अगर ए कह दे कि मैं तुम्हें गेहूं नहीं दूंगा, बी जो है उसको क्या कहता है, मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूंगा, तो दोनों पार्टी जो है क्या हो जाएगी, दोनों पार्टी, अगर एक पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी भी क्या हो जाएगी, उसमें से लियाबिलिटीज में से डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो रेसिजन का मतलब होता है कि अगर दोनों पार्टी उसकी लियाबिलिटी में से डिस्चार्ज हो जाए तो उसे कहा जाता है रेसिजन, ठीक है। फिर आता है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है कि अगर हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, और उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें अगर हम चेंज करें तो उसे कहा जाता है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करते हैं तो उसे कहा जाता है अल्टरेशन। तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए कि उसने कहा कि 100 kg गेहूं दूंगा, ठीक है, बट उसने फिर से एक कंडीशन रखी कि अगर तुम मुझे इतने एडवांस दोगे, ठीक है, तो मैं तुम्हें जो है इसकी डिलीवरी करूंगा। तो ये जो है एक वॉइडेबल माना जाता है वैसे, क्योंकि एक पार्टी के ऑप्शन पर है कि उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट चालू रखना है या तो फिर उसके डिस्चार्ज करना है। तो अल्टरेशन में भी ऐसा होता है कि पार्टी को परफॉर्म करना ना करना वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर आता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप ए ने बी को 10,000 रुपीज दिए हैं, ठीक है, ए ने बी को 10,000 रुपीज दिए हैं, तो और अगर बी ने उसको लौटाए है कितने, 6,000 रुपीज, और ए ये कहता है कि बाकी के तुम पैसे मत देना, 4,000 रुपीज है तुम मत देना, मैं तुम्हारा ये जो 4,000 रुपीज है वो माफ करता हूँ, 10,000 रुपीज
जो भी मैंने दिए थे, बट 6,000 जो है वो फुल्ली पेमेंट समझकर मैं ये रख लूंगा। अब जो है बी जो है बाकी के जो 4,000 रुपीज है उसके लिए लियाबिल नहीं रहता है, ठीक है, उसको कहा जाता है रेमिशन, ठीक है। तो नोवेशन, रेसिशन, अल्टरनेशन एंड रेमिशन ये जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म नहीं होता है तो भी जरूरी नहीं है कि वो परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर आता है हमने आपका एक मेन टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से डिस्चार्ज हो सकता है। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, अपनी कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम उसके कई सारे मोड्स हैं, ठीक है, दोनों पार्टीज अगर अपनी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज हो जाए तो उससे कहा जाता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो उसके कौन से सारे मोड्स है, तो फर्स्ट है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, एक सिंपल रूल्स, ठीक है, परफॉर्मेंस यानी कि दोनों पार्टी अपना अपना परफॉर्म करके भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकती है, ठीक है। यानी कि अगर ए ने कहा बी को कि मैं तुम्हें कार सेल करूंगा 5 लाख रुपीज ने, तो ए ने अगर बी को कार दे दी और बी ने उसको 5 लाख रुपए दे दे, तो ये क्या होगा, एक परफॉर्मेंस बन गया, दोनों ने अपना अपना जो भी ऑब्लिगेशन है दोनों ने पूरी कर दी है, ठीक है। तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टी अगर अपनी अपनी लियाबिलिटीज को पूरा कर दे तो उसे कहा जाता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर आता है म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट हमने अभी डिस्कस किया। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टी अगर म्यूचुअल कंसेंट से एग्री हो जाती है कोई भी एक्ट करने के लिए, नोवेशन है, ठीक है, रेसिजन है, वो सारी अगर म्यूचुअल कंसेंट से अगर दोनों पार्टी जो है एग्री हो जाती है तो उसको वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। फिर आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ए ने पी के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लीजिए ए ने अगर ऐसा कहा कि मैं तुम्हें 10 दिसंबर को पॉलीथीन की डिलीवरी करूंगा, ठीक है। अब ऐसा होता है कि अगर 9 दिसंबर को पॉलीथीन पर बैंड लग जाता है, ठीक है, 9 दिसंबर को क्या होता है, पॉलीथीन पर बैंड लग जाता है, तो अब क्या होगा, ए जो है बी को डिलीवरी नहीं कर सकता है फॉर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ, ठीक है। जो है एक्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अगर पॉलीथीन बैंड हो जाती है तो ये इलीगल माना जाएगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में माना जाता है। फिर आता है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम यानी कि अगर मान लीजिए कि ए ने बी को 1 लाख रुपीस दिए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीस, अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बी से वो 1 लाख रुपीस विद इन 3 ईयर्स में उसको लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसका एक रूल्स है कि अगर 3 ईयर्स से ज्यादा हो जाए तो उसको कहा जाता है टाइम बार्ड डेब्ट। फिर ए जो है बी से पैसे नहीं ले सकता अगर 3 साल से ज्यादा हो जाए तो, ठीक है, उसको कहा जाता है टाइम बार्ड डेब्ट। तो अगर डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्ट जिसमें टाइम जो है लैप्स हो जाता है तो वो भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में माना जाता है। फिर आता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो डिस्चार्ज हो जाते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि किसी पर्सन की, दोनों पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर इसमें से किसी की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट जो है मर्ज हो जाए, मटेरियल अल्टरेशन हो, री नेगोशिएशन हो, तो उसमें क्या होगा, कोई भी पार्टी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो वो भी क्या माना जाएगा, आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में माना जाएगा। फिर आता है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई भी एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे परफॉर्म करने से पहले, या तो फिर परफॉर्म जो भी ड्यू डेट है वहां पे परफॉर्म करने से अगर ब्रीच कर दे तो उसे कहा जाता है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में कई सारे मोड्स है इसके, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, म्यूचुअल कंसेंट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये भी हमारा
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। अब बात हम करेंगे एक आपका नया टॉपिक, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो कंडीशन है, एक तो एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों पार्टीज में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें से एक पार्टी, ठीक है, एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट करने से किसी भी रीजन से मना कर दे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से अगर मना कर दे, उसकी ऑब्लिगेशन में अगर वो डिस्चार्ज कर दे, तो उसे कहा जाता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो टाइप से, एक तो एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या होता है कि अगर ए ने बी को कहा है कि मैं तुम्हें गुड्स 10 दिसंबर को डिलीवर करूंगा, और अगर उसने ड्यू डेट पे मना कर दिया कि मैं तुम्हें डिलीवरी नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी रीजन से अगर मैं ये डिलीवरी नहीं कर सकता, तो उससे क्या कहा जाएगा, एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, अब एंटीसिपेटरी ब्रीच दूसरा टाइप से उसका, एंटीसिपेटरी ब्रीच। मान लीजिए कि ए ने कहा कि मैं तुम्हें जो है गुड्स दूंगा 10 दिसंबर को, और अगर वो मना कर दे, 8 दिसंबर को मना कर दे कि मैं तुम्हें गुड्स की डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा इस रीजन से। ठीक है, मान लीजिए कि उसने कहा कि पॉलीथीन जो है हमें देना, पॉलीथीन की डिलीवरी देनी है, बट किसी रीजन से बैंड हो जाती है पॉलीथीन, वो 8 दिसंबर को कर देता है, मना कर देता है, तो वो क्या होगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ड्यू डेट से पहले, याद रखिए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका मेन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर ड्यू डेट पे कोई एक पार्टी परफॉर्म करने से मना कर दे, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ड्यू डेट कौन सी है, 10 दिसंबर, कोई एक पार्टी ड्यू डेट पे मना कर दे, तो उसको कहा जाता है एक्चुअल ब्रीच। और एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है कि ड्यू डेट से पहले अगर एक पार्टी परफॉर्म करने से मना कर दे, तो उसे कहा जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें कई सारी कंडीशन भी है एंटीसिपेटरी ब्रीच में, कि अगर किसी पार्टीज को, सामने वाली पार्टी को नुकसान होता है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सामने वाली पार्टी को अगर नुकसान होता है, तो सामने वाली पार्टी जो है एक पार्टी पर सू कर सकती है, या तो फिर ड्यू डेट पे कर सकती है, या तो जिस डेट पे डेट ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डेट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या तो फिर वो ड्यू डेट पे यानी कि 10 दिसंबर को सू कर सकती है, या तो फिर जिस डेट पे उसने जो भी ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उस डेट पे भी उसको सू कर सकती है। ठीक है, बट इसमें एक आपका फॉर्मूला लगता है कि जो भी उसको नुकसान हुआ है, नुकसान कौन सा हुआ है, मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये जो नुकसान हुआ है उसको, ठीक है, उसके लिए वो सू कर सकती है सामने वाले पार्टी पर। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप्स के हैं, एक तो एक्चुअल ब्रीच एंड दूसरा है एंटीसिपेटरी ब्रीच। फिर आता है टाइप्स ऑफ डैमेजेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ डैमेजेस यानी कि कौन से डैमेजेस होते हैं, तो एक तो है ऑर्डिनरी डैमेजेस। ठीक है, ऑर्डिनरी डैमेजेस यानी कि जो भी डैमेजेस हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने से, जो भी डैमेजेस हुए हैं वो दोनों पार्टीज को, एक पार्टी अगर जो भी नुकसान करता पार्टी है, ठीक है, शॉर्ट में आप याद रखिए, जो भी नुकसान करता पार्टी है, उसको जो भी ऑर्डिनरी डैमेजेस हुए हैं वो सामने वाली पार्टी के पर सू करके वो ले सकता है। ठीक है, जो भी जितना भी उसको लॉस हुआ है, वो मान लीजिए उसको 1000 रुपीज का लॉस हुआ है, ठीक है, तो वो सामने वाली पार्टी पर सू करके 1000 रुपीज ले सकता है। फिर आता है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस यानी कि उसके वर्ड से ही पता चलता है, स्पेशल डैमेजेस का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही तय है, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही तय है कि एक पार्टी अगर कोई भी पार्टी अगर ब्रीच कर दे कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको ये स्पेशल डैमेजेस जो है पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्पेशल डैमेजेस। फिर आता है एग्जाम्पलरी डैमेजेस, लॉस ऑफ गुडविल, सेंटिमेंट्स हर्ट। ठीक है, एग्जाम्पलरी डैमेजेस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर किसी ने एक बैंक की एग्जांपल लेते हैं हम, कि अगर बैंक में अगर आपने चेक दिया है, ठीक है, तो और चेक जो है आपको डिलीवर करना है, पैसे डिलीवर करने हैं, बट बैंक ये कहता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, बट आपके अकाउंट में एक्चुअल में बैलेंस था। ठीक है, तो वो जो है आपकी एक गुडविल को
लॉस होता है कि मेरी रेपुटेशन का सवाल हो जाता है, तो ये जो है आप सामने वाले पार्टी पर केस कर सकते हैं, सू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्या हुई है, एक गुडविल को क्या हुआ है, हर्ट हुआ है, या तो फिर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं आपके, तो वो भी एक डैमेजेस माने जाएंगे। फिर आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस यानी कि जो भी डैमेजेस है कोर्ट में अगर आप ले जाते हैं, कोई भी केस अगर कोर्ट में ले जाते हैं, जो भी डैमेजेस है वो नॉमिनल है, ठीक है, जिसकी वैल्यू एकदम नॉमिनल है, फिर भी कोर्ट में अगर आप ले गए हैं उसको केस को, तो जो भी नॉमिनल चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो वो माने जाएंगे नॉमिनल डैमेजेस। ठीक है, नॉमिनल चार्जेस अगर कोर्ट में अगर आप केस ले गए हैं, तो किसी भी कोर्ट में आप लेके जाएंगे तो किसी भी पार्टी को ऐसे ही कोर्ट जो है वो नहीं जाने देगा, क्योंकि कोर्ट की भी एक पॉलिसी होती है, ठीक है, तो वो नॉमिनल चार्जेस जो भी पे करने पड़ते हैं वो नॉमिनल डैमेजेस में आते हैं। फिर आते हैं प्री फिक्स, पेनल्टी, लिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी प्री फिक्स हो, पेनल्टी हो, ठीक है, तो पेनल्टी मीन्स कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने लाइट बिल नहीं भरा है, ठीक है, तो लाइट बिल नहीं भरा है तो क्या होगा, उसकी ड्यू डेट होती है, अगर ड्यू डेट के बाद अगर आप लाइट बिल भरते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी भरने पड़ते हैं लाइट बिल के अलावा, ठीक है, तो एक पेनल्टी के तौर पर भी आपको जो है डैमेजेस जो है पे करने पड़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ डैमेजेस में इतने सारे टाइप है, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस एंड प्री फिक्स पेनल्टी, ठीक है। फिर आता है रेमेडीज, ठीक है, रेमेडीज यानी कि जो भी आपको नुकसान हुआ है, ठीक है, जो भी आपको नुकसान हुआ है वो सामने वाले पर्सन को पे करना पड़ेगा। तो उसकी कंडीशन क्या है, फर्स्ट है रेजिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रेजिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्या होगा कि मान लीजिए कि जिस पार्टी को भी नुकसान हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसल भी कर सकती है, ठीक है, उसको कहा जाता है रेजिजन, यानी कि वो पार्टी जो है अब कॉन्ट्रैक्ट में लियाबिल नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है। फिर आता है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्न, यानी कि जितना काम हुआ है उतना पैसे आप अर्न कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने एक बिल्डिंग बनाने का 10 फ्लोर की जो है आपने बिल्डिंग बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, अब आपने बिल्डिंग बनाई है 3 फ्लोर की, ठीक है, तो अब जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है आपको कह रहा है कि मुझे आपका काम पसंद नहीं है, तो आज से हम ये कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हैं। बट इसमें क्या होगा, क्वांटम मेरिट का जो रूल्स है वो लागू पड़ेगा, क्योंकि आपने 10 फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट किया था बट आपने काम कितना किया है, 3 फ्लोर का, तो 3 फ्लोर का जो भी काम आपने किया है उतने पैसे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो क्वांटम मेरिट एज मच एज अर्न, ठीक है, जितना भी काम आपने किया है उतने पैसे आपको मिलेंगे, उसको कहा जाता है क्वांटम मेरिट। फिर आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि आप ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसके लिए आप शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी घोड़ी वाले से, ठीक है, घोड़ी वाले से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, शादी वाले दिन वो जो है कह रहा है कि मैं आपको ये घोड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो कोई भी रीजन बता सकता है, ठीक है, तो बट आप उसके ऊपर शू कर सकते हैं, क्योंकि मैरिज के दिन आप कहीं भी नहीं जाने वाले कि ये घोड़ी हमने स्पेशल रखवाई है आपके ऊपर, आपसे हायर की है, ठीक है, तो आपको ये देनी ही पड़ेगी वरना मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी आप शू कर सकते हैं। फिर आता है शूट फॉर इंजेक्शन, स्टे ऑर्डर, यानी कि आप कोर्ट बाय कोर्ट जो है स्टे ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि यानी कि आपने किसी पर्सन को एम्प्लॉय रखा है, ठीक है, आपने किसी पर्सन को जॉब रखी है, तो आप उसके ऊपर स्टे ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि आपको इतने टाइम तक आपको जॉब करनी है, ठीक है, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो जाए तब तक आपको यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा बाय इंजेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो इस तरह से रेमेडीज जो है वो पूरी की जाती है कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी को नुकसान होता है। तो फर्स्ट तो है रेसिजन, दूसरा है क्वांटम मेरिट, फिर आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड सूट फॉर इंजेक्शन, ठीक है। तो रेमेडीज में कई सारे आपके टॉपिक हैं, ये जो है आपकी एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक है इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक सिंपल डेफिनेशन हम देखें तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इंडियन कोर्ट आपको फोर्स करता है वो एक्ट करने के लिए, और उसमें लॉ ऑफ इक्विटी रूल्स जो है वो लागू पड़ता है, यानी कि आप किसी का नुकसान कर कर अपना फायदा नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके आपको डेफिनेशन दी गई है, देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशन विच आर नॉट इन ट्रूथ कॉन्ट्रैक्चुअल इन द सेंस ऑफ रेस्टिंग ऑन एग्रीमेंट बट विच द लॉ ट्रीट्स एज इफ दे आर, यानी कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, ठीक है, बट कोर्ट जो है आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्ट लगाता है वो एग्रीमेंट जो है वो पूरा करने के लिए, ठीक है। कोर्ट जो है आपको इन्फोर्स करता है जो है वो एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कई सारी आपकी किसे किसे कहा जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट है नेसेसरी सप्लाई, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं नेसेसरी सप्लाई, ठीक है। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को इनकॉम्पिटेंट पर्सन को अगर आपने नेसेसरी सप्लाई किया है, नेसेसरी सप्लाई का मतलब होता है कि आपने अगर उसको फूड डिलीवर किया है या तो फिर क्लोथ डिलीवर किया है, ठीक है, ये जो है उसकी नेसेसरी सप्लाई। अगर आपने किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि माइनर को अगर आपने इस तरह से नेसेसरी सप्लाई किया है तो ये जो पार्टी है, ठीक है, ये जो पार्टी है वो माइनर के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उससे क्या कर सकती है, उससे जो भी पैसा होता है, नेसेसरी सप्लाईज जो होती है वो जो है पैसे ले सकती है, ठीक है। तो किसी भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को अगर आप नेसेसरी सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो सामने वाली पार्टी जो है बाय द थ्रू द कोर्ट, ठीक है, थ्रू द कोर्ट वो उससे पैसे ले सकती है, ठीक है। वैसे तो जो भी इनकम्पिटेंट पर्सन है उसके ऊपर हम शू नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वॉइड माना जाता है। बट अगर आपने नेसेसरी सप्लाई किया है, फूड दिया है, क्लोथ दिया है, तो वो उसके ऊपर शू कर सकता है, ठीक है। फिर आता है दूसरा एग्जाम्पल, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट, यानी कि अगर आपका कोई भी सर्विस देने का फ्री में इरादा नहीं था और सामने वाली पार्टी ने उसका बेनिफिट उठाया है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर शू कर सकते हैं, ठीक है, बाय द कोर्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपके किसी रिलेटिव को अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप अपने किसी रिलेटिव को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और आपका कोई भी इरादा नहीं है कि उसको फ्री में पढ़ाना है, ठीक है, और पहले से ही आपने अगर कोई भी फीस की बात नहीं की है और आपने कहा है कि मुझे ट्यूशन पढ़ाने के बाद आप कह रहे हैं कि मुझे इतने 10,000 रुपीज़ फीस चाहिए, तो सामने वाला पर्सन जो है वो ये नहीं कह सकता कि आपने पहले कोई भी बात नहीं की है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है ट्यूशन क्लासेस वाला जो है अपने रिलेटिव पर जो है केस कर सकता है क्योंकि उसका कोई भी इरादा नहीं था कि जो भी उसका एक्ट है वो फ्री में पढ़ाए, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट, ठीक है, सामने वाला पर्सन अगर उसका कोई भी फायदा उठा रहा है कोई भी नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट का, तो वो पार्टी जो है सामने वाली पार्टी पर केस कर सकती है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, यानी कि अगर आपको कोई भी गुड्स मिल रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो जो गुड्स है वो लौटाना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि आपको किसी से पर्स मिलता है, ठीक है, पर्स आपको मिलता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो पर्स है जिसका जो भी इसका ऑनर है उसको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जो है पर्स के ऑनर नहीं बन जाते, ठीक है। इंडियन कोर्ट क्या कहता है कि आप किसी का नुकसान कर कर फायदा नहीं कर सकते, ठीक है। इसको कहा जाता है रूल्स ऑफ इक्विटी, ठीक है। रूल्स ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि किसी का नुकसान कर कर आप फायदा नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनर ऑफ गुड्स, अगर आपको गुड्स फाइंड हुए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस गुड्स का जो भी ऑनर है उसको रिटर्न करना, ठीक है। फिर आता है लिएबिलिटी ऑफ पर्सन्स टू हुम मनी इज पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक, यानी कि अगर आपके कोई भी मिस्टेक से पेमेंट कर दिया है आपने, मान लीजिए कि ए को जो है बी को पेमेंट करना था बट उसने क्या किया, गलती से सी को पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब ए और सी के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, ठीक है। कॉन्सिव कॉन्ट्रैक्ट का जो भी मेन
जो है उसके पॉइंट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, बट जो इंडियन कोर्ट है उसको फोर्स करती है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ए और सी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, उसने क्या किया, ए ने मिस्टेक से सी को पेमेंट कर दिया है। अब सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सी को क्या करना है, ए को पेमेंट कर देना है रिटर्न। ठीक है, तो अगर इस तरह से डिलीवर्ड बाय मिस्टेक मनी इज पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक, तो सी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ए को रीपेमेंट कर दे। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चंस जो है वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के 3 थिंग्स है, एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, दूसरा है कोर्ट इन्फोर्स करता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और तीसरा जो है इसमें लॉ ऑफ इक्विटी रूल्स जो है लागू पड़ता है, यानी कि हम किसी का नुकसान कर कर हमारा फायदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो सारे हैं आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो भी टॉपिक्स जो है हमने आज क्लियर कर दी है। बाकी के जो भी आपका जो यूनिट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।